नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है देश दुनिया वेब। मैं प्रतिदिन एक कार्यक्रम लाता हूं जो कि देश के महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित होता है। ये सभी खबर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वह कल के मीडिया में छाई रही। वहीं हिंदी, अंग्रेजी के विभिन्न अखबारों ने आज इन्हें पहले पन्ने पर जगह दिया है। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। महाराष्ट्र में भीषण तबाही मचाने के बाद चक्रवात निसर्ग कमजोर होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार यह धीरे धीरे और कमजोर हो गया होगा। विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार लैंडफॉल की प्रक्रिया दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:30 पूरी हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जमीन से टकराने के दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही। यह तूफान मुंबई के 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुणे से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तूफान थोड़ी देर में तूफानी चक्रवात में तब्दील होने के बाद रात तक और कमजोर हो जाएगा। महाराष्ट्र से अब यह चक्रवात गुजरात की ओर बढ़ गया है। निसर्ग चक्रवात के महाराष्ट्र के अलीबाग के पास रायगढ़ जिले में टकराने के चलते वहां तबाही का मंजर देखने को मिला। कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर जमीन पर गिर गए, जिसके चलते हजारों घरों में अंधेरा छा गया है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 85 बड़े पेड़ गिरे हैं, जिनमें कुछ ने लोगों के घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है, जबकि 11 बिजली के खंभों को भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने कहा कि जैसे ही हवा की रफ्तार कम होती है, टीम नुकसान का आकलन करेगी। उद्धव ठाकरे ने चक्रवाती तूफान निसर्ग की स्थिति का जायजा लिया। मुंबई और ठाणे से उत्तर की ओर खिसकते चक्रवाती निसर्ग तूफान की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य प्रशासन को परिचालन तत्परता बनाए रखने और तत्काल बचाव कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दूसरी बड़ी खबर है फैक्ट्री में विस्फोट की। गुजरात में भरूच जिले के दाहोद इंडस्ट्रियल एस्टेट में यशस्वी रासायन प्राइवेट लिमिटेड में हुए विस्फोट में 5 की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। भरूच के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गुजरात के दाहेज में कारखाने में बॉयलर ब्लास्ट के कारण लगी आग में 5 की मौत हो गई है। आग की चपेट में आने से कई कर्मचारी घायल हो गए। अभी तक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई तथा राहत व बचाव कार्य शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से आज़ाद हो गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए 3 बड़े फैसले हुए। दूसरा फैसला कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट किए जाने का है, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके किसानों को अब कहीं भी ज़्यादा कीमत वालों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आज़ादी दी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून की तलवार ने निवेश के कई मामलों में अवरोध पैदा किया था। आज अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किए गए हैं। अब किसान इनका योजना के अनुसार भंडारण कर सकता है, इनकी बिक्री कर सकता है। कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को बहुत फायदा होगा। आगे बिहार की खबर है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का 18 महीनों का डीएलएड कोर्स कराने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
विभिन्न अखबारों में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के हवाले से प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी है। बताया गया कि एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने डीएलएड योग्यताधारियों के बारे में कहा था कि इन्हें प्रारंभिक शिक्षक बहाली में शामिल किया जाए। अब वो भी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बौद्ध धरोहर में तोड़फोड़, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है, पर मैं आपको दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर बता रहा हूं। अखबार के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ और ध्वस्त किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से इस विरासत का संरक्षण सुनिश्चित करने और वैधानिक रूप से उस भारतीय क्षेत्र से कब्जा हटाने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से तथाकथित गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित अमूल्य भारतीय बौद्ध धरोहरों की तोड़फोड़ की रिपोर्ट पर अपनी गंभीर चिंता पाकिस्तान सरकार को भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगित बल्टिस्तान में धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों को बुरी तरह कुचला जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां काफी निंदनीय हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की उग्र गतिविधियां जो प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के लिए अवमानना प्रदर्शित करती है, अत्यंत निंदनीय है। हमने इस अमूल्य पुरातात्विक धरोहर को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए इसके विशेषज्ञों के लिए इस क्षेत्र में तत्काल पहुंच की मांग की है। एक और खबर है जो सोशल मीडिया पर छाई रही, वह खबर है बाइक्स के शौकीन एमएस धोनी ने चलाया ट्रैक्टर। लॉकडाउन की वजह से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से दूर अपनी फैमिली संग समय बिता रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से आईपीएल स्थगित नहीं होता तो एमएस धोनी निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे होते। लॉकडाउन में अक्सर अपनी बेटी जीवा के साथ दिखाई देने वाले धोनी अब एक नए अवतार में दिखाई दिए हैं, जहां बाइक्स और कारों के शौकीन धोनी देसी स्टाइल में ट्रैक्टर दौड़ाते नजर आए। अगला खबर है उत्तराखंड से। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ में जैविक पद्धति से 7.1 फुट खड़ा धनिया का पौधा उगाकर किसान गोपाल उप्रेती ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। गोपाल उप्रेती ने मंगलवार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से मिले ईमेल का हवाला देते हुए कहा कि सबसे ऊंचा धनिया का पौधा उगाने के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। उप्रेती ने एजेंसी से खास बातचीत में बुधवार को कहा कि उन्होंने जैविक तरीके से धनिया का 2.16 मीटर यानी 7.1 फुट का पौधा उगाया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले धनिया के पौधे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1.8 मीटर यानी 5.11 फुट का था। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। दैनिक भास्कर ने रेलवे में बरती जा रही लापरवाही की तस्वीर प्रस्तुत की है। साथ ही सवाल उठाया कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना से जंग जीतना कितना मुश्किल होगा। रिपोर्ट के अनुसार रेल यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यात्रियों के हवाले सभी वास्तुस्थिति को दर्शाने की कोशिश की गई है। लाइव रिपोर्टिंग के अंदाज में लिखी गई खबर के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जब मंगलवार शाम भोपाल एक्सप्रेस में लोग सवार हुए तो न सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े एहतियात नजर आए, न पहले दिन की तरह किसी यात्री से उसका नाम पता पूछा गया। सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर देखकर एंट्री दे दी गई। ट्रेन में उतरने, चढ़ने और बैठने में कहीं भी 2 गज की दूरी जैसी कोई बात नहीं मानी गई। दिल्ली से लौटते वक्त भी भोपाल एक्सप्रेस आधी खाली ही आई। 9 बजे हजरत निजामुद्दीन से निकली इस ट्रेन के D4 कोच का एसी रात 9:30 बजे ही बंद हो गया। इसमें पहली बार LBH कोच लगाए गए हैं। इनमें खिड़की नहीं खुलती, इस कारण एसी बंद होते ही यात्री पसीना पसीना हो गए। कोच में बुजुर्ग और बच्चे भी थे जो घबराने लगे। तो यह था आज का एपिसोड, जिसमें मैंने उन खबरों को बताया जो देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और हिंदी अंग्रेजी के विभिन्न अखबारों ने इन्हें पहले पन्ने पर जगह दिया है। अगर आपके पास सभी अखबार पढ़ पाने का समय नहीं तो आप महज 5 से 10 मिनट में मुख्य खबरों से परिचित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो
काम की है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रतिदिन सुबह आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।